आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर्स अक्टूबर 2024, जिसमें हमने साइंस एंड टेक स्टार्ट किया था कल, जिसके हमने 4 टॉपिक्स कवर भी कर ली हैं। तो जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू बीएम पाठशाला। साथ ही हमारे टेलीग्राम लिंक से भी आप जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट जानकारी, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, हाईलाइटेड पीडीएफ्स आपको सब वहाँ मिलेंगे। तो अभी हम सीधा अपने टॉपिक पे कवर करेंगे, टॉपिक पे बात करेंगे। आज का पहला टॉपिक है, जो कि इसका 5th पार्ट है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में हम जानेंगे कि ये क्या एक्सपेरिमेंट है, इससे जुड़ी जानकारी हम समझेंगे। साइंस एंड टेक का थोड़ा बड़ा है, तो टॉपिक्स अगर पार्ट में आ रहे हैं तो प्लीज़ उसको उस हिसाब से ही आप करेंगे। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडएक्स क्या है, इसको समझते हैं। देखो रिसेंटली क्या हुआ, हैदराबाद बेस्ड एक प्राइवेट फर्म ने ना हैंड ओवर किए 400 किलो 400 किलोग्राम्स क्लास सैटेलाइट्स इसरो को, ठीक है, जो कभी स्पेस डॉकिंग, जो आगे जाकर कभी स्पेडएक्स का पार्ट बनेंगी, और प्लान किया गया कि एट द एंड ऑफ 2024 ये किया जाएगा। अब ये क्या है, इससे क्या क्या इससे होगा, और इस मिशन में क्या क्या किया जा रहा है, उसको देखते हैं। कि स्पेस की डॉकिंग, सवाल होता है कि स्पेस की डॉकिंग होती क्या है ना। तो अल्टीमेटली हमें समझना है कि जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो ये मिशन है, उसमें ऑटोनोमस और डॉकिंग टेक्नोलॉजी का डेवलप करना, और ये मिशन है जिसमें हम चाहते हैं कि जो भारत है ना, वो स्पेस एक्सप्लोरेशन के लॉन्ग टर्म गोल्स को फुलफ़िल कर पाए, चाहे वो मैन्ड स्पेस फ्लाइट है, चाहे वो सैटेलाइट मेंटेनेंस की बात है, चाहे वो स्पेस स्टेशन कंस्ट्रक्शन की बात है। तो स्पेस डॉकिंग होता क्या है? स्पेस डॉकिंग का मतलब है कि प्रिसाइज कनेक्शन ऑफ 2 स्पेसक्राफ्ट, यानी कि क्या करना है, प्रिसाइज कनेक्शन, 2 स्पेसक्राफ्ट के बीच में जो प्रिसाइज कनेक्शन बनाना होता है, चाहे वो मैन्ड हो चाहे वो अनमैन्ड हो। यानी कि बहुत बड़े बड़े क्रिटिकल टास्क को एक सिंगल यूनिट में ऑपरेट करना, जैसे रिफ्यूलिंग करनी हो, रिपेयर करना हो, कुछ क्रू एक्सचेंज करने हो स्पेसक्राफ्ट के, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। कह रहा तो स्पेस डॉकिंग आप समझ रहे हो, यानी कि स्पेसक्राफ्ट को करना, स्पेसक्राफ्ट में रिफ्यूलिंग करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, क्रू एक्सचेंज करने के लिए ये बहुत ही लाभकारी है। अब ये क्या करेगा, कंस्ट्रक्शन करेगा कटिंग एज फैसिलिटीज़ का, लाइक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन ऑर्बिट, या एडवांस करना स्पेस एक्सप्लोरेशन को, वो करना। कुछ ऐसे स्पेस क्राफ्ट हैं डॉक विद द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, कुछ अदर पार्ट बर्थ ऑफ द स्टेशन से बने हुए हैं। डॉकिंग का मतलब होता है स्पेस क्राफ्ट कैन मैनूवर एंड अटैच टू द स्टेशन बाय इटसेल्फ। ध्यान से समझना, डॉकिंग का अर्थ क्या होता है, बर्थिंग का क्या अर्थ होता है, क्योंकि दोनों अगर आपको अर्थ समझ में आ गए तो आप काफ़ी कुछ समझ जाओगे। देखो, डॉकिंग का मतलब होता है स्पेस में 2 सेपरेट स्पेस क्राफ्ट को फिजिकली ज्वाइन कराना, टुगेदर, एक साथ ज्वाइन कराना। ध्यान से सुनो दोबारा, डॉकिंग का अर्थ है कि आप 2 सेपरेट स्पेस क्राफ्ट होते हैं ना, उनको फिजिकली आप ज्वाइन करा रहे हो, और फिर यहीं से प्रोसेस शुरू हो जाता है जब स्पेसक्राफ्ट अपना टुगेदर आगे काम करने लगते हैं और उनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी हो जाती है। पहला डॉकिंग आपका जो हुआ था, याद रखना, फर्स्ट डॉकिंग देखने को मिलता है कि वो मार्च 1966 में ऐसा पहला डॉकिंग किया गया था, जब जेमिनी 8th डॉक्ड किया गया था अनमैन्ड एजिना टारगेट व्हीकल से। तो अब ठीक है, ये समझ गए डॉकिंग का अर्थ। इसी में समझो बर्थिंग का अर्थ क्या होता है। जैसे बर्थिंग के इसमें क्या लिखा हुआ है कि एस्ट्रोनॉट यूज़ करता है स्टेशन का रोबोटिक आर्म स्पेसक्राफ्ट को कैप्चर करने के लिए, और फिर मिशन को कंट्रोल करता है ग्राउंड से और डायरेक्ट करता है। यानी बर्थिंग में हम ऑपरेशंस में मेटिंग करा रहे हैं, एक पैसिव मॉड्यूल व्हीकल को प्लेस कर रहे हैं मेटिंग इंटरफेस में, ताकि वो रोबोटिक आर्म उसको यूज़ कर पाए। अब डॉकिंग और इसमें बर्थिंग स्पेस में फ़र्क क्या हुआ? देखो, डॉकिंग का मतलब है सीधा सीधा कि यहाँ पर आप ज्वाइन करा रहे थे उनको फिजिकली। ऐसे ही डॉकिंग जैसे आपकी ना, देखो उसकी भी कराई जाती है, रॉकेट में भी आप कराते हो। तो इसी को कहते हैं स्पेस डॉकिंग करना। और डॉकिंग से होगा कैसे काम? जैसे देखो, आप डॉकिंग स्टेशन होते हैं ना, उसको पावर मिलती है लैपटॉप के एसी अडेप्टर से, फिर वो पास करता है कनेक्टेड पेरिफेरल्स। तो ऐसे ही अलग अलग प्रकार की डॉकिंग होती है, ठीक है। मैंने आपको दोनों शब्दों को समझाया, डॉकिंग क्या है, बर्थिंग क्या है। अब यहाँ पर ये भी समझने की ज़रूरत है, जैसे देखो मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दिया ही था ना फर्स्ट डॉकिंग का, यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आ ही गई आपके सामने।
तो ये इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में समझते हैं, स्पेडएक्स क्या है। इसरो ने क्या किया, स्पेडएक्स टेक्नोलॉजी एक डिमॉन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट है जिसका काम पता है क्या है, ऑटोनॉमस डॉकिंग को मास्टर करना। इसमें बड़ी क्रिटिकल एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है। ये फ्यू कंट्रीज़ को सिलेक्ट करता है, यूएस, रशिया और चाइना का। में 2 सैटेलाइट हैं, चेजर है, टारगेट है। इसको लॉन्च किया जाता है स्लाइटली डिफरेंट ऑर्बिट से, जिसमें सिंगल पीएसएलवी क्लास व्हीकल है जिसका काम है 700 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे काम करना, अलाइन करना 28,000 किलोमीटर, ताकि एक स्पेस हैंडशेक डॉकिंग हो पाए। अब ये सैटेलाइट जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स मैन्यूवर को परफॉर्म करती है। क्या करती है, सबसे पहले ऑटोनॉमस रेंजन डेजवस डॉकिंग करना, यानी जो स्पेस क्राफ्ट है वो ऑटोनोमसली नेविगेट करना, अप्रोच करना, सिक्योर करना डॉकिंग को, ये करता है। फ्लाइंग करना, यानी कि हमें क्या करना है, ऑर्बिटल कंट्रोल को प्रिसाइज करना, मेंटेन करना, की स्किल्स देना। रिमोट ऑपरेशंस कराना, यानी कि मिशन में एक्सपेरिमेंट विद कंट्रोलिंग वन स्पेस क्राफ्ट, एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम को लेके चलना। तो एडिशनली ये क्या करेगा, रोबोटिक आर्म टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा ताकि स्पेस में मैनिपुलेशन और सर्विसिंग की जा सके। तो यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये बहुत बड़े बड़े काम करेगा सैटेलाइट्स पे जाके भी, क्योंकि यहीं पर ये फ्लाइंग्स भी अच्छी करा रहा है, रिमोट ऑपरेशंस भी करा रहा है, रोबोटिक आर्म का भी इस्तेमाल करेगा, तो स्पेस में कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। अब भारत के लिए स्पेडएक्स इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? सबसे बड़ी ज़रूरत हमारी स्पेडएक्स करने की, यानी स्पेस में डॉकिंग करने की, इसलिए ज़रूरत है ताकि हमारा स्पेस पे एक्सप्लोरेशन बढ़ पाए। क्योंकि जो स्पेडएक्स है उसका पूरा फोकस है स्केलेबल कॉस्ट इफेक्टिव डॉकिंग टेक्नोलॉजी। भारत में इसको डेवलप किया गया, वो इसीलिए किया गया ताकि गगनयान, जिसमें हम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को एक्सप्लोर करेंगे, चंद्रयान 4 यहाँ पे आने वाला है लूनर फॉर सैंपल रिटर्न्स के लिए, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए परमानेंट हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर आउटर स्पेस में क्रिएट करने जा रहे हैं। अब इन कामों को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें स्पेस डॉकिंग की बहुत ज़रूरत है, यानी स्पेडएक्स की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। अब दूसरा फ़ायदा जो भारत को स्पेस डॉकिंग से मिलेगा वो है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा भारत के लिए ये, कि जिससे स्पेस सेक्टर रिफॉर्म होगा इन स्पेस जैसे कि। तो ये पहला इंस्टेंस है जहाँ कंप्लीट सैटेलाइट इंटीग्रेशन होगा बाय अ प्राइवेट कंपनी टू बी यूज्ड बाय इसरो। और इसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होगा, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी, बिल्डिंग स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन। ठीक है, फिर अदर पोटेंशियल एप्लीकेशन इसका क्या है, लॉन्गिविटी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की, फ्यूचर इंटरप्लानेटरी मिशन जैसे मार्स है, असेंबलिंग करना स्पेस सोलर स्टेशंस को, जनरेट करना इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सन। ये सारे के सारे फ़ायदे हमें भारत को देखने को मिलेंगे। क्या इनको कुछ चैलेंजेस भी हैं? हाँ, बिल्कुल चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज है कॉम्प्लेक्स डॉकिंग मैकेनिज्म का, यानी अगर सैटेलाइट इमेंस स्पीड से ट्रैवल करेगी, यानी 8 से 10 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से अगर भागेगी सैटेलाइट, ट्रैवल करेगी, तो उसमें प्रिसाइज कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर कोई भी नेविगेशन में, कंट्रोल सिस्टम में एरर आता है तो पूरे सिस्टम को हिला देगी। जैसे हमने सुनीता विलियम के केस में देखा था, उनकी डेथ का कारण यही था क्योंकि पूरा सिस्टम ही हिल गया था कि समझ ही नहीं आया, और वो पूरा कोलाइड कर गया, स्पेसक्राफ्ट ही पूरा कोलाइड कर गया। फिर ऑटोमेटेड सिस्टम है, ऑटोनॉमस कॉम्प्लेक्स सिस्टम यहाँ होने की वजह से रियल टाइम टेक्नोलॉजिकल चैलेंज भी आ सकता है, क्योंकि बहुत डायनेमिक फैक्टर हैं, रिलेटिव स्पीड्स का पता नहीं चलता स्पेस पे, ट्रेजेक्ट्रीज का पता नहीं चलता। इसीलिए समझो आप, इतना आसान मामला नहीं है ये। सेंसर रिलायबिलिटी, सेंसर यूज़ करते हो ना आप, कैमरा लिडार यूज़ करोगे, ये हार्श इन्वायरमेंट में, अगर स्पेस में कहीं हार्श इन्वायरमेंट आया फिर क्या करोगे आप? वही चैलेंज है, स्पेस डेब्रिस का बहुत भारी चैलेंज है। इतना गंद कूड़ा भर गया है स्पेस का, स्पेस पे इतना कूड़ा भर गया है, इतना कूड़ा भर गया है कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितना कूड़ा भरा हुआ है। फिर माइक्रोग्रेविटी का इफ़ेक्ट है, डेटा ट्रांसफ़र, कम्युनिकेशन, स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है। तो उसके साथ साथ चैलेंजेस पता है क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजीज़ बाय इंडिया, और इससे एक सिग्निफिकेंट लीप फॉरवर्ड होगा स्पेस एक्सप्लोरेशन में।
अगर ये एडवांसमेंट हुई तो इससे समझो आप नेशन का कमिटमेंट जो है साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस का वो फुलफिल होगा। और हमारा अल्टीमेटली एम भी तो यही है, आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत मिशन को फुलफिल करने के लिए ये भारत के लिए ज़रूरत है, मौका है कि हम अपने आप को एडवांस करें और नेशन का जो कमिटमेंट है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। ठीक है जी, ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे, स्पेस बेस्ड सर्विलेंस के बारे में चलेंगे कि क्या स्पेस में सर्विलेंस होना चाहिए, क्या स्पेस बेस्ड सर्विलेंस किस प्रकार का होता है। सर्विलेंस का मतलब समझते हो, केयरफुल वॉचिंग करना किसी को, है ना। तो सर्विलेंस ऑब्जर्वेशन के अंडर भी आता है ना। इसमें आपका इंस्पेक्शन समझ लो, स्क्रूटनी समझ लो, तो ये सब तरीका होता है सर्विलेंस करने का। अब ये न्यूज़ में क्यों रहा स्पेस बेस्ड सर्विलेंस, समझते हैं। रिसेंटली जो कैबिनेट कमेटी थी सिक्योरिटी की, उसने क्या करा, उसने अप्रूव करा थर्ड फेज ऑफ स्पेस बेस्ड सर्विलेंस। SBS-3 प्रोजेक्ट इन्होंने फॉर बेटर लैंड एंड मैरीटाइम डोमेन के लिए इन्होंने ये प्रोजेक्ट जो है अप्रूव करा फॉर सिविलियन एंड मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, अब ये न्यूज़ में क्यों रहा और समझते हैं। SBM-3 यानी कि स्पेस बेस्ड सर्विलेंस में 52 सैटेलाइट जो कि लो अर्थ ऑर्बिट पर हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट फॉर सर्विलेंस, ये सारी की सारी ऑर्बिट्स को यानी कि स्पेस बेस्ड सर्विलेंस में ये सारी सैटेलाइट्स को यूज़ करा है, इंक्लूड करता है। ध्यान से सुनना, इसमें क्या हो रहा है, कैबिनेट कमेटी ने तो अप्रूव कर दिया कि थर्ड फेज लेकर आओ स्पेस बेस्ड सर्विलेंस का, ताकि क्योंकि देखो हम ये सब इसीलिए कर रहे हैं, हमारा लैंड और मैरीटाइम डोमेन में जितनी भी वीकनेसेस थी उसको दूर करना है हमें। हम चाहते हैं सिविलियन को, मिलिट्री एप्लीकेशंस को और इम्प्रूव करना, इसीलिए हम 52 सैटेलाइट लाए हैं लियो पे और जियो पे, ताकि सर्वेलेंस और अच्छा हो। अब इनमें जो न्यू फ्लीट ऑफ सैटेलाइट्स हैं, इनमें डिफरेंट ऑर्बिट्स पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, और ये भी कोशिश की जा रही है कि अर्थ पे ये इंटरेक्ट भी करें स्पेस में और जियो इंटेलिजेंस का डेटा जो है वो गैदर करें। अब जैसे देखो जो सैटेलाइट जियो पर होगी, 36,000 किलोमीटर सैटेलाइट नहीं, जियो 36,000 किलोमीटर पे आई, कोई चीज़ डिटेक्ट हुई है तो इट कैन रिक्वेस्ट, अब यहाँ पर आप ना क्लोजर लुक के लिए उसको रिक्वेस्ट कर सकते हो सैटेलाइट को, ताकि वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन स्पेस के बारे में हमें दे। समझ में आ रही है बात। पहले क्या होता था, यूनियन कैबिनेट ने खाली 31 वेपनाइज प्रेडेटर ड्रोन्स मंगवाए थे US जनरल से, ताकि हमारा सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज़ SBS-3 मिशन फुलफिल हो पाए। लेकिन हमने बाद में सोचा कि इसको और अच्छा करने के लिए हम 52 सैटेलाइट्स को लियो और जियो पर उतारते हैं। अब देखो इंडिया का SBS प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है, ये थर्ड कैसे आया, पहला 2001 में आया था, फिर 2013 में आया, अब ये आएगा। तो इसका फोकस पता है क्या है, बेसिक सर्वेलेंस का फोकस था 1 वाले का, इसमें हमने थोड़ा सा और इन्हेंस किया। अब थर्ड वाले में हम क्या कर रहे हैं, लियो और जियो सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो पाए। इसमें कार्टोसेट वगैरह का इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें कार्टोसेट रीसेट वगैरह का, इसमें लैंड सी बेस्ड इनको डेडिकेटेड सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पर आता है स्पेस बेस्ड सर्विलेंस क्या होता है। यानी हमें क्या करना है, हमें सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करना है, अदर स्पेस एसेट्स का इस्तेमाल करना है, ताकि हम डेटा को मॉनिटर और कलेक्ट कर पाएँ, ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट कर पाएँ, एक्टिविटी स्पेस एंड अर्थ को जान पाएँ। तो यानी जो स्पेस बेस्ड सर्विलेंस है उसमें आप क्या यूज़ करते हो, इनका इस्तेमाल आपकी नेशनल सिक्योरिटी पर है, कोई स्पेस पे कोई ऐसी सिचुएशनल अवेयरनेस क्रिएट करनी हो उसके लिए है, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई डेटा गैदर करना चाहते हो तब भी स्पेस बेस्ड सर्विलेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगी। क्या मेजर स्पेस फेयरिंग नेशंस भी हैं? बिल्कुल हैं, तभी तो भारत भी आगे बढ़ रहा है। US है, रशिया है, चाइना है, इंडिया है, बहुत एक्टिवली सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं। आप ये लगा लो US के पास इतना एक्सटेंसिव नेटवर्क है, जैसे कि स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम है, अपकमिंग उनका नेक्स्ट जनरेशन ओवरहेड परसिस्टेंट इंफ्रारेड आ रहा है, सैटेलाइट आ रहा है, ताकि डिटेक्शन सर्विलेंस उनका और अच्छा होता चला जाए। तो आप देखो क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं स्पेस बेस्ड सर्विलेंस के, सैटेलाइट का इस्तेमाल करने के लिए, ग्राउंड कंट्रोल के लिए, स्पेस सर्विलेंस नेटवर्क के लिए, ट्रैकिंग के लिए, टेलीमेट्री के लिए, हेल्थ की, इतना ज़रूरी है ये, समझो आप कितना ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। अब आप समझो स्पेस बेस्ड सर्विलेंस नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। ये डिटेक्ट करता है, ये ट्रैक करता है, ये पोटेंशियल थ्रेट को मॉनिटर करता है कि मिसाइल कब लॉन्च करना है, मिलिट्री एक्टिविटीज़ के लिए, अनऑथराइज सैटेलाइट्स के लिए।
तो इंडिया का जो EMI सेट सैटेलाइट है ये इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस देता है इंटरसेप्टिंग सिग्नल्स को करने के लिए। तो यानी स्पेस बेस्ड सैटेलाइट सर्वेलेंस का सबसे बड़ा उपयोग है नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस में आता है। सेकंड है स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड कोलिजन अवॉइडेंस, यानी इसरो का जो नेत्रा है यानी नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस इनिशिएटिव, ये जो इंडिया का नेत्रा वाला इनिशिएटिव है इसका काम पता है क्या है? स्पेस डेब्रिस को ट्रैक करना, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस को प्रोवाइड करना ताकि इंडिया का स्पेस असेट सेफगार्ड हो पाए। समझ रहे हो? स्पेस पे ट्रैफिक भी मैनेज हो, ऐसा ना हो टकराने लग जाए। इसीलिए इसरो ने नेत्रा किया था। नेत्रा का फुल फॉर्म नहीं भूलना है, बिल्कुल नहीं भूलना है, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। फिर तीसरा काम है प्रोटेक्ट करना स्पेस असेट्स को, यानी जो इंडिया ने मिशन शक्ति एसेट टेस्ट इन 2019 में कंडक्ट कराया, इसके पास पूरी एबिलिटी है कि ये प्रोटेक्ट और डिफेंड कर पाए स्पेस असेट्स को। इसका पूरा एम्फोसिस पता है किस पर है? सर्विलेंस की नीड को, ताकि हम स्पेस बेस्ड थ्रेट को मॉनिटर कर सकें। फिर इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए चाहे डिज़ास्टर रिस्पॉन्स के लिए स्पेस बेस्ड सर्विलेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत ही क्रुशियल है रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए। नेचुरल डिज़ास्टर हो, क्लाइमेट चेंज हो, आपके इन्वायरमेंटल चेंजेस हो, डिफॉरेस्टेशन हो, ग्लेशियर मेल्ट हो, इनके लिए सोचो आप कितना ज़रूरी है। आजकल ये कितना बड़ा मुद्दा है। COP29 हमारी आपने अभी सुनी होगी बाकू में हुई, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देखने को मिला है। विल डिस्कस, अब आपका नवंबर की मैगजीन आने दो, उसमें भी हम डिस्कस करेंगे ये एनवायरनमेंट सेक्शन में। अब आप सोचो ये तो मुद्दे बने ही हुए ना नेचुरल डिजास्टर्स के, उसके लिए भी दिस सर्वेलेंस इज सो इम्पॉर्टेंट। कह रहा जैसे कि कार्टोसेट सैटेलाइट इंडिया यूज़ करता है, आपको पता होना चाहिए कार्टोसेट सैटेलाइट क्या होती है। अगर आपको नहीं पता तो देखो फिर ना यही चीज़ें हैं, फिर आपको समझ नहीं आएंगी चीज़ें, तो आपको ये सारी जानकारी रहनी चाहिए। तो कार्टोसेट बेसिकली गाइस सीरीज ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इसरो ने इसको बनाया। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। 2019 में कार्टोसेट 3 आई थी, फिर कार्टोसेट 2 आया। तो इसकी बहुत सारी जो कार्टोसेट की रेंज बनी हुई है। तो क्यों बनी हुई है? क्योंकि ये अर्थ को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, इसने इंडिया के रिमोट सेंसिंग सीरीज को रिप्लेस करके लेकर आया गया। तो जरा आज 5 से ही आ रही थी, यानी ये क्या करता है? ऑब्जेक्ट को बहुत डिस्टेंस से चेक करता है। कोई एयरक्राफ्ट है, कोई सैटेलाइट है, उसको देखता है। कार्टोसेट 3 जो है उसकी जनरेशन आई और उसने काफ़ी ज़्यादा PSLV का इस्तेमाल करते हुए शार्पेस्ट आई रखता है। ये सिविल रिमोट सेंसिंग कैपेबिलिटी है इसके अंदर, और इसका आप समझ लो एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा। कार्टोसाइट सैटेलाइट बहुत ज़बरदस्त है, लार्ज स्केल मैपिंग देती है। आप समझो ये ना एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा की तरह काम करती है ये, समझ रहे हो आप? अब इसमें क्या है कि इतनी इंपॉर्टेंट इमेज, इतना अच्छा डेटा निकाल के देती है ये। क्या आपको पता है ओशन सेट सीरीज आई थी सरल सैटेलाइट, इसमें ओशन के बारे में डेटा दिया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कार्टोसेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपका देखो ये ना ये जो SPS है, स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस है, ये आपके साइंटिफिक रिसर्च और डेटा कलेक्शन में बहुत ज़बरदस्त तरीके से भूमिका निभाता है। कॉस्मिक फिनोमेना हो, सोलर फ्लेयर्स के बारे में हो, एस्ट्रॉइड्स के बारे में हो, स्पेस वेदर के बारे में हो, सारी जानकारी देता है ये। लेकिन इसके साथ साथ इसके कंसर्न्स भी हैं। कंसर्न इसका सबसे पहला है डुअल यूज़ टेक्नोलॉजी का, यानी स्पेस सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी आप पीसफुली मिलिट्रिकल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो, कभी भी एम्बिग्यूटी इंटेंशन में, डिफ़िकल्टी वेरिफिकेशन में नहीं होनी चाहिए। पोटेंशियल है इसमें फॉर मिलिट्राइजेशन एंड आर्म्स रेस इन स्पेस में, यानी इंक्रीज मिलिट्री इंटरेस्ट इन स्पेस। आपको क्या करना है? मिलिट्री इंटरेस्ट को रेस करना है। जैसे कह रहा है US में इस्टेब्लिश किया गया स्पेस 4 2019 में, रशिया में एरोस्पेस 4 2015 में बनाया गया था। इसका पता है काम क्या है? इसका काम है इन्हांस करना मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ इन स्पेस को बढ़ाने के लिए। फिर कोई वायलेशन नहीं होनी चाहिए प्राइवेसी के अंदर। हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट जो है ये ग्राउंड लेवल एक्टिविटीज़ को पोटेंशियली मॉनिटर करती है। कोई भी कंसर्न हो इंडिविजुअल प्राइवेसी या नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड तो उसको दूर करा जाता है। फिर लीगल एंड रेगुलेटरी गैप की बात है। फाउंडेशनल ट्रीटीज़ हैं, आउटर स्पेस ट्रीटी सुना ही होगा आपने 1967 की, जिसने साफ तौर पे बोला जी स्पेस को आप पीसफुल पर्पस के लिए ही यूज़ करोगे,
कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज लैक नहीं करनी चाहिए, कोई मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं यूज़ करना है आउटर स्पेस को। इसीलिए बहुत सारी ग्लोबली ना एसपीएस को करने के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं। आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 में आई, रजिस्ट्रेशन ऑफ कन्वेंशन आया, जिसमें कंट्रीज़ को बोला गया कि सैटेलाइट लॉन्च जो भी कर रहे हो उसकी डिटेल हमें पूरी डिटेल में बताओ सब कुछ। फिर मिटिगेशंस के लिए 2007 में आया, यूएन का स्पेस डेब्रिस मिटिगेशन प्लान आया, आईसीओसी आया, यूएन कमेटी ऑन द पीसफुल यूज़ ऑफ आउटर स्पेस आया। ऐसे कई सारी, एटॉमिक अकॉर्ड तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिसेंट था 2020 का। यूएस ने कुछ रिस्पॉन्सिबल तरीके से कैसे स्पेस के रिसोर्सेज को यूज़ करना है वो सब इसमें लिखा। तो इंटरनेशनल टेंशन हो जाती है अगर ठीक से नहीं कर रहे हो आप, तो डिप्लोमेटिक टेंशन बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर 2023 में चाइना ने ना सर्विलेंस बलून डिटेक्ट किया ओवर यूएस टेरिटरी, ठीक है, लेड टू डिप्लोमेटिक स्ट्रेन। आप सोचो ना, रिस्क बढ़ जाता है, इससे इंटरनेशनल सर्विलेंस कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं। तो ये एक बात है। उसके बाद ये कह रहे हैं स्पेस डेब्रिस का कूड़ा क्या करोगे उसका, जितनी सैटेलाइट इतनी ज़्यादा कंट्रीज भेजेंगी तो इतना क्राउडी हो जाएगा स्पेस में, इतना कूड़ा भरेगा, उसके बाद टकराएंगी आपस में। तो स्पेस बेस्ड जो आपका सर्विलेंस है, दिस इज़ वेरी वेरी पावरफुल टूल है। इसके अंदर पूरा पोटेंशियल है कि ये ना प्लैनेट को ट्रांसफॉर्म कर दे। अब आप चाहते हो अगर डिज़ास्टर रिस्पांस को सही रिस्पांस देना, आपको साइंटिफिक कोलैबोरेशन चाहिए, रेजिलियंस चाहिए, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको ग्लोबल कम्युनिटी के साथ मिला के काम करना है, इनोवेशन बढ़ानी है, तो आपके लिए सबसे ज़रूरी काम है कि आप सारे रिस्क पैरामीटर्स को नापते हुए फिर इस पर कोई डिसीजन लो कि कैसे आपको इस पर वर्कआउट करना है। नेक्स्ट टॉपिक हम कर लेते हैं जिसका नाम है यूनिफाइड जीनोमिक चिप। क्या होते हैं जीनोमिक्स, समझते हैं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने यूनिफाइड जीनोमिक चिप और इंडिजीनियस सेक्स सॉर्टेड सीमेंट टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है ताकि जो भारत का लाइफ स्टॉक है ना उसको बेनिफिट मिल पाए। जीनोमिक्स का मतलब होता है कि आप ऑर्गेनिज्म के जीन्स को पढ़ोगे, जीन्स को आपस में इंटरेक्ट कराओगे और एनवायरनमेंट के साथ भी उसका इंटरेक्शन करोगे। अब समझो ये क्यों किया जा रहा है एंड वाई लाइफ स्टॉक इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस राइट नाउ। लेट्स डिस्कस दिस। यूनिफाइड जीनोमिक चिप एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म चिप है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड है। इसका ऑब्जेक्टिव है जीनोमिक प्रोफाइलिंग करना, इवैल्यूएशन करना इंडियन कैटल ब्रीड्स की। क्या करता है ये? प्रोफाइल करता है इंडियन कैटल ब्रीड्स को, फिर इवैल्यूएट करता है। एक डायरेक्ट एप्लीकेशन है डीएनए टेक्नोलॉजीज़ का, ताकि जेनेटिक पोटेंशियल इन्हांस हो पाए, डाइवर्स डेयरी एनिमल प्रोडक्शन अच्छा हो पाए। अच्छा, इस चिप से क्या होगा? फार्मर्स को हेल्प मिलेगी, उनको हाई कैटल क्वालिटी का करली मिल जाएगा, इससे उनका डेयरी फार्मिंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब चिप के वेरिएंट सुन लो, गांव चिप है कैटल के लिए, महेश चिप है, महिष बोलते हैं, महिष चिप फॉर बफेलो। ये नाम नहीं भूलने हैं, बिल्कुल नहीं भूलने हैं। कैटल में गांव चिप है, एक महिष चिप है। इसको डेवलप किसने किया? दहाड़ ने। दहाड़ क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल के अंडर ये आता है। इसमें नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड भी है, इसमें NAI भी है, बोले तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। अब सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है समझो। ये समझ आ गया तो सारा मामला ही आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो, ये एक ना DNA सीक्वेंस का वेरिएशन है। जब सिंगल न्यूक्लियोटाइड डिफरेंट होता है रेफरेंस सीक्वेंस से। कैसे होता है रेफरेंस सीक्वेंस? देखते हैं। DNA सीक्वेंस बनता किससे है? अगर आपने साइंस पढ़ी है, 11वीं 12वीं की साइंस जिसमें बायो पढ़ी है ना, वो बच्चा जानता होगा ये बात बड़े आराम से। DNA सीक्वेंस बनता है आपके 4 न्यूक्लियोटाइडेड बेसिस से, एडेनाइन, सिस्टाइन, गुनाइन, थेमाइन। ACGT से ये बनता है, ठीक है। और SNP यानी बोले तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म में न्यूक्लियोटाइड को रिप्लेस कर दिया जाता है। में न्यूक्लियोटाइड यूनाइन में रिप्लेस होता है, न्यूक्लियोटाइड थेमाइन बन जाता है। जब आप स्ट्रेच करोगे ना DNA को, देखो यहाँ पर क्या होगा, जब DNA यहाँ इसी डायग्राम में देखो, समझो आप बात को, फिर आपको और क्लियर होगा। अगर आप देखो ये नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन का डेटा था, यहाँ पे जब सिंगल न्यूक्लियोटाइड हुआ तो देखो यहाँ पे TG था, यहाँ पे थेमाइन ग्यूनाइन था। जैसे इसको और DNA को आपने स्ट्रेच करा और इसको खींचा तो क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड थेमाइन हो गया ये। तो दे आर द बेसिकली मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जेनेटिक वेरिएशन अमंग पीपल। अब यही रिसर्च स्टडी में फिर काम आता है, टेस्टिंग करती हैं कंपनीज। अब इसमें दूसरा टॉपिक यहाँ पे बोला गया था, सेक्स सॉर्टेड सीमेंट टेक्नोलॉजी क्या होता है।
ये जेंडर सेलेक्टेड सीमेन यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल सीमिनेशन प्रोसेस से, जिसको हम कैटल और बफेलो में डालते हैं। इससे होगा क्या, जो ओनली फीमेल काव्स होगी उसकी बस 90% उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और वो बर्थ दे पाएगी। समझ रहे हो, इट इंश्योर्स द बर्थ ऑफ ओनली फीमेल काव्स। इससे इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ मेल और फीमेल काव्स की पॉपुलेशन को 50:50 करने के लिए किया जा रहा है। और मेक इन इंडिया भारत आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को फुलफिल करने के लिए हम ये कर रहे हैं। टिल नाउ पहले ये मल्टीनेशनल कंपनीज करती थी, अब आगे और भी ज़्यादा ये फैलता जाएगा। अब जेनेटिक ब्रीड इम्प्रूवमेंट से क्या होता है, इसमें सेलेक्ट करते हैं हम एनिमल्स को सुपीरियर ट्रेड्स के साथ। जो भी ऐसा एनिमल हो जिसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा हाई होती है ना, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसका जो सीमेन होता है उसको फ्रोजन में डाल देते हैं, ठीक है। फिर ब्रीडिंग ट्रैक्ट के चलते उसकी प्रोडक्टिविटी को देखते हैं और उसको चेक करते हैं। फिर ऐसे हमें पता चल गया भाई ये एक स्टैंडर्ड वे है, उसके बाद हम प्रमोट करना शुरू कर देते हैं इंडिजिनियस ब्रीड्स को। अब इट इन्वॉल्व डिफरेंट टेक्निक, चाहे उसमें हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का इस्तेमाल करें, IVF करें, एम्ब्रो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, सब का इस्तेमाल, जो भी हमें ठीक लगता है, डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब करना हम करते क्यों हैं ये सब, ये कर इसीलिए रहे हैं ताकि जो कैटल पैदा हो, जो गाय पैदा हो, जो भैंस पैदा हो, वो डिजीज़ फ्री पैदा हो, वो इस भयंकर क्लाइमेट को टॉलरेट कर पाए, वो जेनेटिक पूल ऑफ ब्रीड को कंट्रीब्यूट कर पाए, फार्मर की इनकम बढ़ पाए, एक्जॉटिक स्पीशीज़ एंड क्रॉस ब्रीडिंग का डिपेंडेंस रिड्यूस हो पाए। इसीलिए भारत ये कर रहा है और ये करना हमारी ज़रूरत है। अब क्या भारत ने जेनेटिक ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए कोई लिए हैं इनिशिएटिव? बिल्कुल नहीं है। 2014 में ही राष्ट्रीय गोकुल मिशन आया, ये लॉन्च किया गया। पता है क्यों? ताकि डेवलप हो, कंजर्व हो इंडिजीनियस बोवाइन ब्रीड्स, जेनेटिक अपग्रेडेशन करने के लिए इम्प्लीमेंट करा गया नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी के तहत इसको प्रोजेनी टेस्टिंग की गई, डिलीवरी की गई क्वालिटी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का, और इस्टेब्लिश किया गया इसमें आपका ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म। तो जर्म प्लाज्म क्या है? जेनेटिक मटेरियल इंडिविजुअल का दैट मे बी ट्रांसमिटेड किया जाता है उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। अब इंडियन गऊ क्या है? ये इंडिया की पहली कैटल जिनोमिक चिप है, जिसमें हम अगर हम प्योर वेराइटी को कंजर्व करना चाहते हैं, इंडिजिनियस कैटल की ब्रीड है, गिर है, कनकरेज है, साहिवाल है, इसके लिए है ये। और ये लॉन्च किसने किया था? अंडर द एरियाज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, NABA ने इसको लॉन्च किया था। ऐसे ही हमने नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन 2014 बनाया है। पशु हाट पोर्टल कनेक्ट करना ब्रीडर्स का, फार्मर्स का, उसका तैयार करा है। इन्फॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्टिविटी हेल्थ के लिए हमने ये करा है। तो यानी की चैलेंजेस इसमें क्या क्या हैं जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए? तो वो है आपका लिटिल इन्फॉर्मेशंस ऑफ द परफॉर्मेंस स्टेटस ऑफ कैटल ब्रीड। इसमें 5 से लेके 6 जनरेशन्स को लेवल्स को ताकि इम्प्रूव की जा सके ब्रीड। और एब्सेंस है इसमें किसी ब्रीडर का, इसमें सीमेंट प्रोडक्शन सेंटर्स का लैक है। तो कंक्लूडिंग लाइन में हम एक बात समझ सकते हैं कि यूनिफाइड जिनोमिक कैटल जो चिप के लिए है, इंडिजिनियस एक्सॉर्टेड टेक्नोलॉजी है, इससे हमारा जेनेटिक पोटेंशियल बढ़ेगा। सबसे पहले क्या बढ़ेगा? हमारा जेनेटिक पोटेंशियल। जो हमारी कैटल की प्रोडक्शन है वो और ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी, और इससे हमें कहीं ना कहीं हमारे देश में फूड सिक्योरिटी की तंगी भी दूर होगी, खाना भी हमारा अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट इंडिजिनियस कैटल ब्रीड्स के नाम दिए हुए हैं। देखो, आपको ये पता इसलिए होने चाहिए कि अगर कोई भी क्वेश्चन में चूको ना, आप सोचो जो बच्चे UP-MP का पेपर लिखेंगे तो उनको बराबरी पता होनी चाहिए कि ये बफेलो की टाइप है ये, ठीक है ना, तो ये पता होना चाहिए। तो ये है। के अलावा देखो, गुजरात में गिर एंड कंकरेज कहते हैं, कैटल को गाय का नाम है। थार पारकर साहिलवाल पंजाब राजस्थान में नाम है, बदरी उत्तराखंड में बोलते हैं, अनगोल आंध्र प्रदेश में कहते हैं। मुर्रा है ये, बेसिकली दिस इज़ मुर्रा, एंड ये हरियाणा और दिल्ली में बफेलो को जो प्रकार टाइप यूज़ किया जाता है वो मुर्रा बफेलो यूज़ की जाती है। महसाना गुजरात एंड महाराष्ट्र में बफेलो का नाम है। बन्नी एंड जाफराबादी गुजरात में नाम है अगेन। भादावरी ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में बताया ही आपको। तो ये नाम आपको पता ज़रूर होने चाहिए। देखो, ड्रग क्वालिटी इन इंडिया वाला टॉपिक हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही। हम कल MCQs भी लेकर आएंगे, तो आपने उसके लिए चैनल के साथ जुड़े रहना है, प्रैक्टिस करते रहनी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।